कोई हमसे पूछे कि मनुष्य में कितने किडनी होते हैं तो मनुष्य में 2 किडनी होते हैं। मनुष्य में कितने किडनी होते हैं तो मनुष्य में 2 किडनी होते हैं। किडनी को अन्य किस नाम से भी जानते हैं तो किडनी को अन्य नाम वृक्क या गुर्दे के नाम से जानते हैं। किडनी को है ना अन्य किस नाम से भी जानते हैं तो किडनी को अन्य नाम वृक्क या गुर्दे के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम क्या है तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम वैसोप्रेसिन है। मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम क्या है तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला हार्मोन का नाम वैसोप्रेसिन है। मानव मूत्र में कितने प्रतिशत यूरिया पाया जाता है तो मानव मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है। मानव मूत्र में कितने प्रतिशत यूरिया पाया जाता है तो मानव मूत्र में 2% यूरिया पाया जाता है। मानव मूत्र में कितने प्रतिशत पानी होता है तो मानव मूत्र में 95% पानी होता है। मानव मूत्र में कितने प्रतिशत पानी होता है तो मानव मूत्र में 95% पानी होता है। भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो खुद का मूत्र का सेवन करते थे तो उस प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई है जो खुद का ही मूत्र पीते थे। भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो खुद का मूत्र का सेवन करते थे तो उस प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई है जो खुद का ही मूत्र पीते थे। मूत्र को अन्य और किस नाम से भी जानते हैं तो मूत्र को अन्य नाम पेशाब के नाम से भी जानते हैं। मूत्र है ना उसको अन्य और किस नाम से भी जानते हैं तो मूत्र को अन्य नाम पेशाब के नाम से भी जानते हैं। गुर्दे की कार्यप्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं तो गुर्दे की कार्यप्रणाली के अध्ययन को वृक्कीय शरीर विज्ञान कहते हैं। गुर्दे की कार्यप्रणाली के अध्ययन को क्या कहते हैं तो गुर्दे की कार्यप्रणाली के अध्ययन को वृक्कीय शरीर विज्ञान कहा जाता है। मानव शरीर का कौन सा गुर्दा एक दूसरे से बड़ा होता है तो मानव शरीर का बायां गुर्दा दाहिने गुर्दे से थोड़ा बड़ा होता है। मानव शरीर का कौन सा गुर्दा है जो एक दूसरे से बड़ा होता है तो मानव शरीर का बायां गुर्दा दाहिने गुर्दे से थोड़ा बड़ा होता है। मानव शरीर में गुर्दे का भार कितना होता है तो मानव शरीर में पुरुष के गुर्दे का भार 125 से 175 ग्राम के बीच होता है। वही महिलाओं के गुर्दे का भार 115 से 155 ग्राम के बीच होता है। बताओ मानव शरीर में गुर्दे का भार कितना होता है। पुरुष के गुर्दे का भार 125 से 175 ग्राम के बीच होता है। वही महिलाओं के गुर्दे का भार 115 से 155 ग्राम के बीच होता है। गुर्दे की संरचना कैसी होती है तो गुर्दे की संरचना सेम की आकार की होती है। गुर्दा होता है ना उसकी संरचना की बात करें तो उसकी संरचना कैसी होती है तो गुर्दे की संरचना सेम की आकार की होती है। गुर्दे के अवतल सतह को क्या बोलते हैं तो गुर्दे के अवतल सतह को वृक्कीय नाभिका कहते हैं। गुर्दे के जो अवतल सतह होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं तो गुर्दे के अवतल सतह को वृक्कीय नाभिका कहते हैं। गुर्दा लगभग कितना सेंटीमीटर लंबा होता है तो गुर्दा लगभग 11 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। गुर्दा होता है ना वह लगभग कितना सेंटीमीटर लंबा होता है तो गुर्दा लगभग 11 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। गुर्दे का चौड़ाई लगभग कितना होता है तो गुर्दे का चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। गुर्दा होता है ना उसका चौड़ाई कितना होता है लगभग तो गुर्दे का चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। गुर्दा कितना मोटा होता है तो गुर्दा लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। गुर्दे की मोटाई की बात करें तो गुर्दा लगभग 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इंसान में कितने आँख होते हैं तो इंसान के 2 आँख होते हैं। इंसान के आँखों की बात करें तो इंसान के 2 आँख होते हैं। आँख को अन्य किस नाम से भी जानते हैं तो आँख को अन्य नाम नेत्र के नाम से भी जानते हैं। आँख है ना उसको अन्य किस नाम से जानते हैं तो आँख को अन्य नाम नेत्र के नाम से भी जानते हैं। नेत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं तो नेत्र के अध्ययन को नेत्र विज्ञान कहते हैं। नेत्र होता है ना उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं तो नेत्र के अध्ययन को नेत्र विज्ञान कहते हैं। आँख का क्या काम है तो आँख हमें किसी भी चीज़ को देखने में सहायता प्रदान करता है। जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। आँख का क्या काम है तो आँख हमें किसी भी चीज़ को देखने में सहायता प्रदान करता है जिसकी सहायता से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। मानव के एक आँख का वजन लगभग कितना होता है तो मानव के एक आँख का वजन लगभग 8 ग्राम होता है। मानव होता है ना उसके एक आँख का वजन लगभग कितना होता है तो मानव के एक आँख का वजन लगभग 8 ग्राम होता है।
आँख के सफ़ेद भाग को क्या कहते हैं? तो आँख के सफ़ेद भाग को श्वेत पटल कहते हैं। आँख के जो सफ़ेद भाग होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? तो आँख के सफ़ेद भाग को श्वेत पटल कहते हैं। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान है ना, उसका पिता किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1801 ईस्वी में किया था। बायोलॉजी शब्द है ना, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने सन 1801 ईस्वी में किया था। अरस्तु कहाँ का रहने वाला था? तो अरस्तु यूनान का रहने वाला था। अरस्तु था ना, वह कहाँ का रहने वाला था? तो अरस्तु यूनान का रहने वाला था। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था? तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में ग्रीस के उत्तरी तट पर एक छोटे से शहर एस्टैगिरा में हुआ था। अरस्तु है ना, उसका जन्म कहाँ हुआ था? तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में ग्रीस के उत्तरी तट पर एक छोटे से शहर एस्टैगिरा में हुआ था। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स नामक पुस्तक अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स नामक एक पुस्तक है, उस पुस्तक को किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है? तो हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स नामक जो पुस्तक है, उसको अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। किसे प्राणी शास्त्र का जनक माना जाता है? तो अरस्तु को प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। कौन सा व्यक्ति है जिसे प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अरस्तु को प्राणी शास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। अरस्तु एक शिक्षक भी थे और उन्होंने एथेंस में अपना खुद का स्कूल स्थापित किया, जिसे लीसेयूम के नाम से जाना जाता है। अरस्तु क्या एक शिक्षक भी थे और उन्होंने एथेंस में अपना खुद का स्कूल स्थापित किया, जिसे लीसेयूम के नाम से जाना जाता है। अरस्तु किसके छात्र थे? तो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु किसके छात्र थे? तो अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान है ना, उसका जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। फलों का राजा किसे कहते हैं? तो फलों का राजा आम को कहते हैं। फलों का राजा है ना, किसको बोलते हैं? तो फलों का राजा आम को बोलते हैं। दुनिया भर में लगभग आम की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दुनिया भर में लगभग 1500 आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया भर में या विश्व भर में लगभग आम की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो दुनिया भर में लगभग 1500 आम की प्रजातियां पाई जाती हैं। आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आम में विटामिन ए और सी पाया जाता है। आम है ना, उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आम में विटामिन ए और सी पाया जाता है। कौन सी बीमारी में आम नहीं खाना चाहिए? तो डायबिटीज की बीमारी में आम नहीं खाना चाहिए। कौन सा बीमारी है जिसमें आम को नहीं खाना चाहिए? तो डायबिटीज की बीमारी में आम को नहीं खाना चाहिए। विषाणु की खोज कब की गई थी? तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। विषाणु है ना, उसकी खोज कब की गई थी? तो विषाणु की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। विषाणु की खोज किस देश के वैज्ञानिक ने की थी? तो विषाणु की खोज रूस देश के वैज्ञानिक ने की थी। विषाणु है ना, उसकी खोज किस देश के वैज्ञानिक ने की थी? तो विषाणु की खोज रूस देश के वैज्ञानिक ने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानोवस्की ने की थी। विषाणु है ना, उसकी खोज किसने की थी? तो विषाणु की खोज वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानोवस्की ने की थी। दिमित्री इवानोवस्की किसका अध्ययन कर रहे थे? जब वह विषाणु के खोज किए थे तो इवानोवस्की एक ऐसे रोग का अध्ययन कर रहे थे जो तंबाकू के पौधों को प्रभावित कर रहा था, जिसे अब टोबैको मोजेक वायरस TMV के रूप में जाना जाता है। दिमित्री इवानोवस्की ना किसका अध्ययन कर रहे थे? जब वह विषाणु के खोज किए थे तो इवानोवस्की एक ऐसे रोग का अध्ययन कर रहे थे जो तंबाकू के पौधे को प्रभावित कर रहा था, जिसे अब टोबैको मोजेक वायरस TMV के रूप में भी जाना जाता है। सूक्ष्म दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म दर्शन का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। सूक्ष्म दर्शन है ना, उसका जनक किसे कहते हैं? तो सूक्ष्म दर्शन का जनक ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। विषाणु को खुली आंखों से देख सकते हैं? तो नहीं, विषाणु को खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। विषाणु है ना, उसको खुली आंखों से देख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, विषाणु को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं।
विषाणु को हम कैसे देख सकते हैं? तो विषाणु को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। विषाणु है ना, उसको हम कैसे देख सकते हैं? तो विषाणु को हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। विषाणु की कोई कोशिका संरचना होती है? तो विषाणु की कोई भी कोशिका संरचना नहीं होती है। विषाणु होता है ना, उसका कोई भी कोशिका संरचना होता है? तो बिल्कुल नहीं, विषाणु का कोई भी कोशिका संरचना नहीं होता है। विषाणु कहाँ पाया जाता है? तो विषाणु एक सरल छोटा सूक्ष्म जीव है जो हर जगह पाया जाता है। विषाणु कहाँ पाया जाता है? तो विषाणु एक सरल छोटा सूक्ष्म जीव है जो हर जगह पाया जाता है। विषाणु जीवाणु से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? तो विषाणु जीवाणु से छोटे होते हैं। विषाणु है ना, वह जीवाणु से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? तो विषाणु है ना, वह जीवाणु से छोटे होते हैं। एंटीबायोटिक्स का विषाणुओं पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो एंटीबायोटिक्स का विषाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, उसका प्रभाव विषाणुओं पर पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं, एंटीबायोटिक्स का विषाणुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो चिकन पॉक्स बेरीसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। चिकन पॉक्स है ना, किसके कारण होता है? तो चिकन पॉक्स बेरीसेला जोस्टर विषाणु के कारण होता है। विषाणु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। विषाणु है होता है ना, उसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो विषाणु को अंग्रेजी में वायरस कहते हैं। चिकन पॉक्स को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो चिकन पॉक्स को अन्य नाम छोटी माता के नाम से जानते हैं। चिकन पॉक्स होता है ना, उसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो चिकन पॉक्स को अन्य नाम छोटी माता के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा चिकन पॉक्स किस उम्र के बच्चों में होता है? तो सबसे ज़्यादा चिकन पॉक्स 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, जो कि 90% है। सबसे ज़्यादा जो चिकन पॉक्स किस उम्र के बच्चों को होता है? तो सबसे ज़्यादा चिकन पॉक्स 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, जो कि 90% है। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाई होती है जिनका उपयोग जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमणों का उपचार करने के लिए किया जाता है। एंटीबायोटिक्स होता है ना, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एंटीबायोटिक्स ऐसी दवाई होती है जिनका उपयोग जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमणों का उपचार करने के लिए किया जाता है। किंग कोबरा सांप को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो किंग कोबरा को अन्य नाम नागराज के नाम से भी जाना जाता है। किंग कोबरा जो सांप है को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो किंग कोबरा को अन्य नाम नागराज के नाम से भी जाना जाता है।